हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम हाइपर कंजुगेशन को डिस्कस करके आए हैं और वहाँ पे हमने हाइपर कंजुगेशन जो है वो कार्बोकेटाइन में पढ़ लिया था और फ्री रेडिकल में पढ़ लिया था। आज हम लोग बात करेंगे एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई एल्कीन है, ये CH जो है डबल बॉन्ड के साथ CH2 के साथ जुड़ा हुआ और ये कार्बन जो है इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो एल्कीन के अंदर कैसे हाइपर कंजुगेशन शो होता है। तो सबसे पहले तो बात करें क्राइटेरिया की कि कौन सी एल्कीन जो है वो हाइपर कंजुगेशन शो करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये दोनों कार्बन क्या डबल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी कार्बन अटैच होगा उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। जैसे इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे पिछले वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जिस कार्बन के ऊपर चार्ज होता है उसे जो कार्बन अटैच होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा कार्बन। वैसे ही यहाँ पे जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा उससे जो कार्बन अटैच है, जैसे इधर कोई भी कार्बन अटैच नहीं है दूसरा, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3। तो यहाँ पे एक अल्फा कार्बन है, उस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कंजुगेशन। अगर हम बात करें इस वाले बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, जिसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड को अगर मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में, तो आपको पता है इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है नहीं, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन के साथ। लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड को शिफ्ट करता हूँ तो ये डबल बॉन्ड उठकर कहाँ चला जाएगा, आगे वाले कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, ऑलरेडी 4, और ये 5वां बॉन्ड बनेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करा जाएगा, नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, टोटली मैंने शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन किसके रूप में रिलीज हो जाएगा, H+ के रूप में। ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगी, एक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। ऐसा मैं कितनी बार कर सकता हूँ, 3 बार, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। बिल्कुल आसान है, पिछले कंसेप्ट में पढ़ के आए हम। तो ये थी एल्कीन के अंदर हाइपर कंजुगेशन जो हमने देख लिया। अब एक सवाल करते हैं, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, उसमें आपको चेक करना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। तो हमारा एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मी संरचनाएं होंगी स्टेबिलिटी उतनी क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन यही दोनों हैं, इनसे अटैच कार्बन 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 3 9 और 3 12। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 12। यहाँ पे चेक करें कितने हैं, 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसको नहीं काउंट करना भाई, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही जुड़ा है और हमें वो हाइड्रोजन काउंट करने हैं जो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे अटैच है। ध्यान रखना भाई, इसका हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। 3 3 6 3 9, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। इसके बाद इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट के अंदर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन, केवल 3। इन सबको काउंट नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही क्या होंगी, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 12। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड और सबसे लास्ट में फोर्थ। ये छोटा सा एक कंसेप्ट था स्टेबिलिटी चेक करने का। अब एक सवाल और है आप लोगों के सामने। सवाल बेसिकली मैं इसलिए ज्यादा करवाता हूँ क्योंकि सवाल अगर आपने सोल्व किए हैं मैक्सिमम तो कंसेप्ट आपको याद हो जाता है। ठीक है ना, अब सारी थ्योरी आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल आपने ज्यादा से ज्यादा कर लिए तो कंसेप्ट अपने आप आपके दिमाग में रहेगा और वही आप अप्लाई करेंगे बार बार। ठीक है, इसलिए सवाल ज्यादा से ज्यादा करवाए जाते हैं आपको। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि ऑर्डर क्या बनेगा स्टेबिलिटी का। तो हमारे सामने 3 एल्कीन है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक हमारे पास सिस एल्कीन है, एक ट्रांस एल्कीन है और एक एल्कीन ऐसी है हमारी जिसमें एक ही कार्बन पे 2 CH लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चेक करना होता है सिस और ट्रांस के लिए। बेसिकली डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उस पर आपको ग्रुप चेक करने होते हैं कि ग्रुप की स्थिति क्या है। ठीक है, नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन के ऊपर। ठीक है, अब वो बात एक अलग है, हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो हम चेक क्या करेंगे, सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो 3 और 3 6, यहाँ पे भी 6 हैं। और थर्ड के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी कितने हैं, 3। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब देखो, अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में ट्रांस जो है, जिसको हम विपक्ष कहते हैं, उसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, किसकी तुलना में, सिस की तुलना में।
तो यहाँ पे आगे कौन आ जाएगा, सबसे आगे हम किसको लिख देंगे, इसमें तीनों में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि सी क्या है हमारे पास, ट्रांस एल्कीन। उससे कम किसकी स्टेबिलिटी होगी, बी की। अब हमें चेक करना है कि ए जो है वो आगे आएगा इन दोनों से या पीछे आएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस बात को। इस सवाल जो है इसका ऑर्डर बनता है, हमने चेक कर लिया सी और बी में, तो आगे कौन आएगा, सी, उसके बाद कौन आएगा, बी। लेकिन ए जो इन तीनों में सबसे आगे जो है वो, या ये कहें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए। उसका रीजन ये है क्योंकि जिस यौगिक के अंदर या जिस एल्कीन के अंदर एक ही कार्बन के ऊपर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इस वाले केस की अगर हम बात करें, जो हमारे पास एग्जाम्पल था, इस वाले केस में जो हमारे पास एल्कीन है, इसमें कार्बन जो है इसके ऊपर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 3 6। जबकि यहाँ पे अलग अलग कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे 3, यहाँ पे 3, इसमें यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, टोटल तो 6 हैं तीनों में। लेकिन मैक्सिमम हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो, ज्यादा हाइड्रोजन अगर एक ही कार्बन पे हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे आगे कौन आ जाएगा, ए, उसके बाद कौन आएगा, सी, और उसके बाद में कौन आएगा, बी। सिस और ट्रांस में डिसाइड करने के लिए हम किसको आगे रखेंगे, ट्रांस को आगे, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्या है, कम। ठीक है ना, बल्कि ग्रुप जो है CH3 वो एक दूसरे से क्या है, 180 पे लगा हुआ है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ट्रांस की। उसके बाद कौन आएगा, सिस। ठीक है ना, और सबसे आगे कौन आएगा, ए, जिसमें एक ही कार्बन पे क्या हो, 2 C स्थिर लगे हों। तो एक सवाल था आप लोगों के सामने। अब बात करते हैं हमारे पास एल्कीन की स्टेबिलिटी की। तो ये हमारे पास एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। चेक करने का वही तरीका होता है, हम काउंट क्या करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। यहाँ पर कितने हैं, 6। यहाँ पर भी कितने हैं, 6, और यहाँ पर भी कितने हैं, 6। यहाँ हम चेक करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अगर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे हो तो वो एल्कीन आगे आएगी। तो यहाँ पे तीनों में 6 है, लेकिन आगे किसको रखेंगे, जिसमें एक ही कार्बन पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जीत गया। सिस और ट्रांस में हम आगे किसको रखते हैं, ट्रांस को। ये ट्रांस है तो आगे आया, उसके बाद कौन आएगा, सिस। ठीक है, इसके बाद में कौन आया, जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाद में जिसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये था हमारे पास ऑर्डर स्टेबिलिटी का। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप लिख भी सकते हैं। अब बात करते हैं एक सवाल की कि आपके पास कंजुगेटिव बेस जो है उसमें आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। एक सवाल है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ ऑर्थो, मेटा और पैरा पे। अगर -m ग्रुप लगा हो फिर भी मैं लास्ट बार आपके सामने एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बार बार इसके सवाल भी करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो भाई ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, अब आपको संयुग्मी क्षार बनाना, कहने का मतलब यहाँ से H+ रिलीज करवाना है। ठीक है, H+ रिलीज कराने के बाद क्या मेरे पास, अगर मैं पैरा वाली स्थिति की बात करूं तो ऐसा ही कोई संयुग्मी क्षार बनेगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि जो चार्ज आया है नेगेटिव चार्ज, ये डिस्पर्स हो रहा है क्या, फैल रहा है क्या, क्योंकि चार्ज अगर फैल गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरा का केस है। ठीक है, अब इसको आपको पता है यहाँ पे NO2 ग्रुप जो लगा है इसका कैसा इफेक्ट है, -m इफेक्ट है, मेजर -m इफेक्ट है। ठीक है, तो हम मेजर की बात करते हैं तो ज्यादा लगाया जाता है। ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट करता है, ऑक्सीजन पे। इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रिंग से। पाई सिग्मा पाई, कभी भी ये वाला पाई शिफ्ट नहीं करवाना है क्योंकि तो ये कंजुगेशन में है ही नहीं अभी। पाई सिग्मा सिग्मा है, पाई सिग्मा पाई, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कराएंगे हम, यहाँ पे। तो अगली स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है CH2 पे माइनस, इसको हमने छेड़ा ही नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन। यहाँ कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं एक सवाल की जिसमें आपको दिया हुआ है, आपको चेक करना है संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी को। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑर्थो मेटा पैरा वाले को। अगर ऑर्थो पे -m लगा हो, मेटा पे -m लगा हो और पैरा पे -m लगा हो तो कौन से की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए बार बार इसके सवाल करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे इसको चेक करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, संयुग्मी क्षार बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको संयुग्मी क्षार बताता हूँ, संयुग्मी क्षार कैसे बनाएंगे। इतनी बात तो आप सीख के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारे पास संयुग्मी क्षार बनेगा। ठीक है ना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे -m ग्रुप कहाँ पे लगा है, मेटा स्थिति पे लगा हुआ है।
ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को मैं कहाँ डोनेट कराऊंगा, इस कार्बन कार्बन के बीच में। इस डबल बॉन्ड को कहाँ शिफ्ट कराऊंगा, इस कार्बन के ऊपर। अगली स्ट्रक्चर क्या बनती है हमारे पास, ये रिंग बनाई हमने, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2, इसके साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी, नेगेटिव चार्ज को कार्बन कार्बन के बीच में डबल डोनेट कराते हैं। डबल बॉन्ड कहाँ डोनेट करेंगे हम, इस वाले कार्बन के ऊपर, ठीक है, जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। क्या यही संरचना बन जाएगी, यहाँ पे डबल डबल, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ CH2, यहाँ पे नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट के साथ ऑक्सीजन। यहाँ पे चार्ज कैसा बन गया, नेगेटिव। कब हुआ ऐसा, जब मेटा के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, NO2 ग्रुप, ठीक है। अब मैं आपको इसी में समझाता हूँ, सॉरी पैरा पे जब लगा हुआ है NO2 ग्रुप। अब अगर हम बात करें किसकी, जब NO2 मेटा पे लगा हुआ है, अब मैं इसको इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बेस बनाए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये डोनेट करेंगे हम यहाँ पे, डबल बॉन्ड को उठाकर कहाँ देंगे, इस कार्बन पे। समझ गए बात को। अगली स्ट्रक्चर में क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। खुद बना के देखेंगे भाई, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। इस नेगेटिव चार्ज को कार्बन कार्बन के बीच में देंगे, डबल बॉन्ड उठाकर कहाँ देंगे, फिर से इसी कार्बन पे। तो अगली संरचना में नेगेटिव चार्ज कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ कार्बन नेगेटिव चार्ज था, एक कार्बन छोड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे। नेक्स्ट संरचना में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन कार्बन के बीच में देंगे, ध्यान रखना भाई, और डबल बॉन्ड उठाकर कहाँ दे देंगे, इस कार्बन पे। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, इस वाले कार्बन पे, ठीक है। खुद बना के देखेंगे भाई, क्योंकि मैंने बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को। अगर हम बात करें ऑर्थो स्थिति की, तो आपको पता है डबल बॉन्ड उठाकर इसको देंगे, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज कहाँ डोनेट कराते हैं हम, कार्बन कार्बन के बीच में। संयुग्म क्षार बनने के बाद यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को फिर से कार्बन कार्बन के बीच में देंगे, डबल बॉन्ड उठाकर किसको देंगे, इस कार्बन के नेगेटिव को, इस कार्बन पे देंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बन गया। नेक्स्ट में क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज को कार्बन कार्बन के बीच में डोनेट कराएंगे, और डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो नेगेटिव कहाँ पहुंच गया, इस पे। पहले इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, एक कार्बन छोड़ने के बाद इस पे आया, फिर एक कार्बन छोड़ा हमने, फिर यहाँ पे आया। आप बना के देखेंगे प्रॉपर तरीके से। अब जो बात एक्सप्लेन करनी है मेरे को, वो ये है कि जब -M ग्रुप जो है वो पैरा पे लगा हो, मेटा पे लगा हो और ऑर्थो पे लगा हो, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे आगे आता है C का मतलब ये है कि जब NO2 ग्रुप कहाँ लगा हो, ऑर्थो स्थिति पे। उसके बाद कौन आता है, जब पैरा पे लगा, और सबसे लास्ट में कहाँ लगा हो, मेटा पे। ऐसा क्यों होता है कि मेटा स्थिति पर जो है -M इफेक्ट वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि मेटा स्थिति पे जो ऋणावेश आता है, ठीक है ना, मेटा स्थिति पे ऋणावेश आ ही नहीं पाता है। मेटा स्थिति पे ऋणावेश आता नहीं, आपके सामने है। मेटा स्थिति पे क्या ऋणावेश आया, ये हमारे पास मेटा स्थिति है दोनों। बोलो भाई, ये दोनों मेटा स्थिति आप बना के देखेंगे, क्या मेटा स्थिति पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। तो अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ आया ही नहीं है, कहने का मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए ही नहीं है जो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ घूम रहे हैं रिंग के अंदर, अगर मेटा पे आए ही नहीं नेगेटिव चार्ज, तो क्या NO2 इस नेगेटिव चार्ज को कम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर NO2 वर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस NO2 के लगने का कुछ फायदा मिला इस यौगिक को, नहीं मिला। तो जो मेटा स्थिति पे ऋणावेश आता है, ठीक है ना, मेटा स्थिति पे ऋणावेश मेटा स्थिति पे ऋणावेश आता ही नहीं है। बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, मेटा स्थिति पे ऋणावेश आता ही नहीं है, लेकिन पैरा और ऑर्थो पे आता है। तो पैरा और ऑर्थो पे आने के कारण NO2 इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देता है, जबकि मेटा पे लगा NO2 ऐसा कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए क्या हो जाता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। अब बात करें C और A में आपने कैसे डिसाइड किया, फिर यहाँ तो दोनों जगह लग रहा है NO2 का इफेक्ट। तो C और A में डिसाइड करने का रीजन क्या है, C के आगे आने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका -I भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये इस कार्बन के क्या है, ज्यादा पास है। और आपको पता है प्रेरणिक प्रभाव दूरी पे निर्भर करता है। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, 1 2 3 4 कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पे कहाँ लगा हुआ है, 1 और 2 ही कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे आगे कौन आ गया, C, उसके बाद कौन आया, A, और सबसे लास्ट में कौन आया, B, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर्स आप खुद से बना के देखेंगे कैसे मेटा पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, कैसे नहीं आ रहा। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं बार बार कितना ही समझा लूँ, लेकिन आप अगर जब तक पेन नहीं चलाओगे आप लोगों से बात नहीं बनेगी। ऐसा एक सवाल और है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमें अम्लीयता का क्रम बताना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, वहीं संयुग्म क्षार के स्थायित्व चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें फिनोल की, तो यहाँ पे ना कोई +I ना कोई -I या +M -M कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैसा इफेक्ट लगा हुआ है, +I इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा।
यहाँ से H+ निकलने के बाद ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को बढ़ाने वाला समूह लगा हुआ है। यहाँ से अगर H+ निकल जाए तो यहाँ पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को कम करने वाला लगा हुआ, लेकिन आपको पता है मेटा पे तो वर्क ही नहीं कर पाता NO2। ठीक है, इसके बाद बात करें किसकी, D की। यहाँ से H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो बनेगा उसको कम करने वाला ग्रुप लगा हुआ है। अब आगे कौन आएगा सबसे ज्यादा, तो आपको पता है -M जीतेगा। सबसे आगे कौन आएगा, -M, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का लगेगा, D का। उसके बाद कौन आएगा, C। क्यों आएगा C, क्योंकि आपको पता है इसका -I तो एटलीस्ट लग ही रहा है, 1 2 3। अगर -M नहीं लग रहा तो -I तो लग रहा है, तो कम से कम इससे तो आगे ही आएगा, क्योंकि इसका क्या लग रहा है, +I। D के बाद कौन आएगा, C। उससे आगे कौन आ जाएगा, A। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, B। A क्यों आया, क्योंकि A में ना कोई +I है ना कोई -I है, तो -I वाले से तो क्या आ गया पीछे, लेकिन +I वाले से क्या रहा, आगे। बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज कम हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। और जिसके संयुग्मी क्षार की स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसकी अम्लीयता भी होती है ज़्यादा। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझना। हमारे पास एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है, एक मेटा नाइट्रोफिनॉल है और एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे भी OH लगा है, यहाँ पे OH, ठीक है ना। इसकी पैरा स्थिति पे NO2 लगा है, मेटा पे NO2 लगा है और ऑर्थो पे लगा हुआ है। हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे आगे कौन आएगा, C। उसके बाद कौन आएगा, A। और सबसे लास्ट में कौन आएगा, B। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो, लेकिन प्रीवियस एग्जाम्पल में इस बॉन्ड के साथ, इस वाले के साथ क्या लगा हुआ था, CH2-। अब यहाँ पे कौन आ गया, OH। OH आने से ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। ऑर्डर क्या बन गया, सबसे आगे कौन आ गया, A। उसके बाद C और सबसे लास्ट में B। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। इन कंपाउंड्स में क्या है, इंट्रान्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हम पढ़ के आए हैं क्लास 11th के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है OH ग्रुप के अंदर, वो NO2 के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, क्योंकि यहाँ पे दूरी क्या है, ज्यादा। किसके केस में, पैरा नाइट्रोफिनॉल में, ठीक है। लेकिन मेटा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दोनों में क्या शो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो होने के कारण क्या हो जाता है भाई, इसकी स्टेबिलिटी में क्या हो जाती है, कमी, ठीक है। क्योंकि NO2 जो है वो इस नेगेटिव चार्ज को खींच ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, A। उसके बाद कौन हो गया, C। और सबसे लास्ट में कौन आ गया, B। क्योंकि C में कम से कम इसका -I तो वर्क करेगा इसकी तुलना में ज्यादा, क्योंकि इसकी तुलना में ज्यादा पास उपस्थित है ऑर्थो स्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 जो है वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ये केस आप याद रखेंगे, सबसे आगे A, उसके बाद C, उसके बाद B। अब बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बेनाइन में। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बेनाइन है CH3CH2-। ये मैंने उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझना। तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कार्बोकेटाइन को, फ्री रेडिकल को और कार्बेनाइन को। मैं आपसे कहूंगा कार्बेनाइन जो है उसके पीजेड की यही स्थिति रहेगी, ठीक है। आप बना भी सकते हैं, कैसे, मैं वैलेंस ऑर्बिटल बना रहा हूँ और आप खुद भी बना के देखा करिए भाई। 2s और ये 2p, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट बना देंगी ये सारी बातें। क्या वैलेंस में यही स्थिति होती है हमारे पास, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कार्बोकेटाइन की, तो कार्बोकेटाइन कब बनता है, जब मैं आपसे कहूं मान लीजिए यहाँ इसके साथ कोई Z ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला जो बॉन्ड बना हुआ है, ये इसका PX, ये इसका PY और ये इसका PZ। ये मान लीजिए कोई Z ग्रुप लगा हुआ था जो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा टूट के गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब विस्मांस विखंडन हुआ है। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। तो PZ क्या हो गया, पूरी तरह खाली। तो कार्बोकेटाइन में हमने PZ को क्या बनाया है, पूरा खाली। अगर बात करें हम रेडिकल की, फ्री रेडिकल की, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि मान लीजिए जो Z ग्रुप लगा, कोई भी हो सकता है XYZ, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है PZ के साथ, इसका क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज, समान विखंडन। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रुप जुड़ा वो अपना ही एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तो PZ में रहेगा। तो आप चेक कर सकते हैं, जहां हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था वहां मैंने जो PZ बनाया था उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बेनाइन की। तो कार्बेनाइन में जो ग्रुप जो है वो जो टूट के जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस PZ के डब्बे में छोड़ के जाएगा। इसलिए यहाँ पे कैसा चार्ज बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, ज्यादा। जो ग्रुप टूट के गया वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से क्या आता है, नेगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या आता है, पॉजिटिव।
तो यहाँ पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए पीजेड में 2, ठीक है। तो यहाँ पे वेकेंट पीजेड ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट, ठीक है। तो कार्बन आयन जो है वो मुख्यतः हाइपर कंजुगेशन शो नहीं करता क्योंकि यहाँ तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों शिफ्ट करवा रहे थे हाइपर कंजुगेशन में पिछले दोनों एक केसेस में, इसलिए करवा रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही थी, कमी। पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ था, फिर यहाँ पे पूरा ही पीजेड खाली था। तो अब क्या यहाँ इसको शिफ्ट करवाने से कुछ मतलब बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है भाई, पहले नेगेटिव चार्ज आप और इलेक्ट्रॉन लेके आ जाओगे तो ये तो चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज अगर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमें ऐसा काम तो करना ही नहीं है जो स्टेबिलिटी को कम करे, ठीक है। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन हमें देखने को मिलता है कार्बन आयन में, ठीक है। तो वो केस कौन सा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं फिर। तो एक हमारे पास केस है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 Cl लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक केस है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 Cl ग्रुप लगे हुए हैं और एक CH2 पे नेगेटिव कार्बन आयन है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। अगर ये Cl यहाँ से अपना बॉन्ड ब्रेक करता है कार्बन के साथ वाला, तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट कर देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। Cl यहाँ से क्या हो गया, पूरी तरह एलिमिनेट। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, कार्बन आयन के अंदर आपको जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। बहुत कम केसेस हैं जो पढ़े जाते हैं कार्बन आयन के अंदर, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन हमारा हो गया है खत्म। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हक्कल नियम को, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, सब के सब देखना है आपको, सारे लेक्चर आपको सिक्वेंस में देखना है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कोरोना फैला हुआ है उसकी वजह से लॉकडाउन जो हो रखा है उसका कुछ पता नहीं है कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। अभी ऐसी भी न्यूज आ रही हैं कि ये जून जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको फीलिंग पूरी 12th वाली रखनी है कि हम 12th क्लास में, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आपको ये नहीं सोचना कि हम 11th में ही हैं, ठीक है ना। 12th क्लास में हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। थैंक यू।